बात कर लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया एक सॉसेज शेप का सेल ऑर्गेनेल है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। जनरली ये विजिबल नहीं होता, लेकिन इसको विजुअलाइज करने के लिए या इसे देखने के लिए एक स्टेन होती है जेनस ग्रीन। तो जेनस ग्रीन नाम की स्टेन की मदद से इसे विजुअलाइज किया जाता है। तो यहाँ पे अगला बात मैं जो लिख रहा हूँ वो ये है कि इट इज विजुअलाइज्ड विद जेनस ग्रीन। जेनस ग्रीन एक स्टेन है, ठीक है, ये एक स्टेन है जिसकी मदद से इसे विजुअलाइज किया जाता है या देखा जा सकता है। जनरली आपको माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली विजिबल नहीं होती, ठीक है, तो अगर आप इस स्टेन को यूज करेंगे तो आप इसे आसानी से देख पाएंगे। दूसरी बात यह है बेटा कि इनका जो साइज है वो वेरी कर सकता है। डायमीटर में अगर मैं बात करता हूं तो इनका डायमीटर 0.1 माइक्रोमीटर से लेके या आप ऐसे कर लीजिएगा इसको 0.2 माइक्रोमीटर से अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर तक कह सकते हैं। 0.12 से लेके 1 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। और अगर मैं इनकी लेंथ की बात करूं तो बेटा इनकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, ठीक है। इनकी लेंथ 1 माइक्रोमीटर से लेके 4.1 माइक्रोमीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। इनका जो नंबर है वो नंबर वेरी करेगा फ्रॉम सेल टू सेल एंड इट टोटली डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल, कि किसी सेल द्वारा कितना काम किया जा रहा है। जो सेल ज़्यादा जिसकी फंक्शनिंग ज़्यादा है, जिनका एनर्जी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, वहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज़्यादा हाई मिलेगा। तो नंबर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें लिख दे रहा हूँ बेटा, इट डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल, ठीक है जी। अब इनके नेक्स्ट फीचर है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो आइए स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। बेटा इनका जो स्ट्रक्चर है वो 2 मेम्ब्रेन का बना होता है। ये डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। सबसे पहली बात मैं लिख दे रहा हूं कि ये डबल मेम्ब्रेन्ड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जिसमें एक कॉन्टिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन होती है और दूसरी वाली हाईली फोल्डेड, मैं कहूँगा जो ज़्यादा इनफोल्डिंग जिसमें होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। तो अंदर वाली मेम्ब्रेन काफ़ी ज़्यादा फोल्डिंग्स के साथ होती है, हाईली फोल्डेड होती है, और बेटा उसे हम कहते हैं क्रिस्टा। हाईली फोल्डेड होती है और इसे हम क्रिस्टा कहते हैं बेटा। नेक्स्ट बात यह है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर लिपिड्स का और प्रोटीन का कंपोजिशन कुछ इस तरीके से होता है कि आपको आउटर मेम्ब्रेन के अंदर बेटा 40% लिपिड्स और 60% प्रोटीन मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं इनर मेम्ब्रेन की, तो इनर मेम्ब्रेन में बेटा 20% तो आपको लिपिड्स मिलते हैं और 80% आपको प्रोटीन मिलती हैं। और यहाँ पे बेटा कार्डियोलिपिन्स प्रेजेंट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर।
प्रेजेंट होते हैं इनर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है। अब अगली बात यह है कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखना चाहें, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस आ जाता है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यहाँ पे होगा क्या कि अगर हम इनके स्ट्रक्चर को देखना चाहें बेटा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें आपको सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है वो तो इस तरीके से पूरी बनानी है। अंदर वाली मेम्ब्रेन को आप इस तरीके से डीपली फोल्डेड बनाएंगे, जिन्हें मैं क्रिस्टा कह रहा हूँ। ठीक है, जिसे मैं क्रिस्टा कह दे रहा हूँ। क्रिस्टा को आप इस तरीके से बना दीजिएगा। तो यहाँ पे ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसे मैं लिख दे रहा हूँ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बेटा, इसे कहते हैं हम लोग इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है जी, ये वाला, इस स्पेस को बेटा हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। और बेटा जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाली जो सारा पार्ट है, इस पूरे पार्ट को, ये पूरा पार्ट काफ़ी एंजाइम्स इसके अंदर रिच होते हैं, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होंगे एक साइकिल को कराने के लिए, जिसे हम लोग ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, या आप इसे TCA साइकिल कह सकते हैं, या आप इसे क्रेब साइकिल कह सकते हैं। बाकी डिटेल आपको रेस्पिरेशन में पढ़ना होगा। उसके अलावा आपको बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर DNA मिल सकता है। आपको यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड DNA मिलेगा जो कि सर्कुलर होता है, और इसमें बेटा GC कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रिच होता है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे राइबोसोम्स भी मिल सकते हैं जो कि 70S टाइप के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अब आपको एक बात पे गौर देना है कि जो इनके पास में 70S राइबोसोम है, ये इनका इंडिपेंडेंट प्रोटीन सिंथेसिस करवा सकते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खुद से तो प्रोटीन बना सकती है, लेकिन ये बाहर से भी प्रोटीन जो अदर ऑर्गेनल बनाते हैं उनको भी ये यूज़ कर सकती है। और ये प्रोटीन बनाने में इसलिए कैपेबल है क्योंकि इनके पास खुद के राइबोसोम्स हैं। अब ध्यान देना कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S टाइप का राइबोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके अंदर 70S टाइप का राइबोसोम है। ठीक है, और इनके पास खुद का DNA भी है। तो इसीलिए बेटा इसे हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल कहते हैं, और ये बाइनरी फिशन करके अपने आप को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि ये एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज है, और ये बेटा आपको जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करते हैं ना, उस तरीके से बाइनरी फिशन करके डिवाइड करता हुआ मिल सकता है। तो इट बेसिकली डिवाइड बाय बाइनरी फिशन। और इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है, ये वाली जो अंदर की तरफ है, जो डीपली फोल्डेड होती है, इसकी खास बात ये है बेटा कि इसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये एक्चुअल क्या करती है कि ये एक्चुअल में इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, ताकि वहाँ पे बेटा ये ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइम्स को रख सके और
ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को रख सके। बिकॉज इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन में या एरोबिक रेस्पिरेशन में। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन को करवाने के लिए जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो एंजाइम्स बेटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, तो इस बात को आप एक डायग्राम से और समझेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे आपको बहुत सारे इस तरीके से स्टडीड पार्टिकल मिलते हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लगे होते हैं बेटा। तो आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे लगे हुए मिलेंगे। मेरी बात समझिएगा, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अंदर की तरफ लगे होते हैं। मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया है इसको, ये बाहर की तरफ बना दिए, ये अंदर की तरफ बने होते हैं ऐसे, ठीक है जी, ऐसे लगे होते हैं, ये इस पैटर्न में लगे होते हैं। अब ये जो पार्टिकल्स यहाँ पे लगाए हैं, इन पार्टिकल्स के बहुत सारे नाम हैं और ये पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले इनका नाम बताता हूँ, फिर इनका रोल बताऊँगा कि ये क्या करेंगे। बेटा ये कहलाते हैं F0 F1 पार्टिकल, F0 F1 पार्टिकल, या इन्हीं का दूसरा नाम है बेटा ऑक्सीजोम, ठीक है, ऑक्सीजोम। इन्हीं का नाम होता है बेटा, हम लोग इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कहते हैं। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज, पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरेन, पार्टिकल ऑफ फर्नांडीज एंड मोरेन, ये इनका नाम है। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डिटेल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका हेड है और ये इसका बेस वाला पार्ट है। तो ऊपर वाला जो पार्टिकल है जिसे मैं हेड कह रहा हूँ उसे F1 पार्टिकल कहता हूँ, और नीचे वाला जो पार्ट है बेटा इसे मैं F0 कह दे रहा हूँ, ये बेस वाला पार्ट है। तो इस हेड वाले पार्ट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे मैं ATPase कह दे रहा हूँ। ATPase को बेटा हम लोग ATP सिंथेटेज कहते हैं, इसको हम ATP सिंथेटेज कह देते हैं, ATP सिंथेटेज कह देते हैं, ठीक है जी, ATP सिंथेटेज कह देते हैं। अब ये ATP सिंथेटेज नाम से ही है, तो ये ATP की सिंथेसिस करवाता है। अब ATP की सिंथेसिस इतनी आसानी से नहीं हो सकती। यहाँ पे क्या होगा, अब मैं जिस बात डायग्राम के बारे में बात कर रहा था उस डायग्राम को मैं अब बनाऊंगा आपके सामने। अब आप देखिएगा और समझिएगा बेटा कि कैसे होता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है। यहाँ पे बेटा मैं आपके सामने एक बड़ी सी सेल बना दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ी सी सेल बना दिया है, और सेल के अंदर केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूँ ताकि आप बात को समझ सके, ठीक है जी। ये मैंने एक माइटोकॉन्ड्रिया बना दी, ठीक है जी। ये सेल का पूरा साइटोप्लाज्म है। तो आपने कभी पास्ट में पढ़ा होगा कि जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो सबसे पहला उसमें काम होता है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया जाता है और उससे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल की सिंथेसिस की जाती है। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा बेटा, साइटोप्लाज्म में सबसे पहले एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा, और उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके बेटा एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और ग्लाइकोलिसिस द्वारा इसे 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और ये 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल जो होते हैं ये ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, और ये एक कंपाउंड बनाते हैं। जो ग्लूकोज था ये 6 कार्बन का था, पायरुवेट 3-3 कार्बन के होते हैं, और जो यहाँ पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का मॉलिक्यूल बनाएंगे ये बेटा 2 कार्बन के होते हैं। यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। लेकिन इस स्टेप में बेसिकली इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यहाँ पे एनर्जी बनती है कुछ, ठीक है, कुछ ATP की फॉर्म में, कुछ NADPH की फॉर्म में।
यहाँ पे भी कुछ एनर्जी बनती है बेटा, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एनर्जी बनती है NADPH की फॉर्म में। अब यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को अंदर भेज दिया जाता है इसमें, जिस मैट्रिक्स कह दे रहा हूँ मैं, जिसे मैं मैट्रिक्स कह दे रहा हूँ, ठीक है। इस अंदर वाले पार्ट को बेटा मैं मैट्रिक्स कह दे रहा हूँ। और मैंने बहुत बड़ी भूल की है एक्चुअल में, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, ठीक है, थोड़ा फीवर टाइप का हो रखा है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे इस अंदर वाले पार्ट को मैट्रिक्स की जगह बेटा स्ट्रोमा लिख दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स लिखना चाहिए था बेटा मुझे यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देना चाहिए था। खैर आगे की बात करते हैं। आगे की बात कुछ ऐसी है कि जो मैट्रिक्स है इसके अंदर क्या होता है, इस मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है बेसिकली बेटा ध्यान से समझिएगा मेरी बात। इस मैट्रिक्स के अंदर TCA साइकिल होती है, TCA साइकिल होती है, ठीक है, TCA साइकिल होती है। और उस TCA साइकिल में बहुत सारे बड़े बड़े एनर्जी मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं NADPH कह दे रहा हूँ। तो बात यह है कि हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ATP की और बनता है यहाँ पे NADPH। NADPH हमारी एनर्जी करेंसी नहीं है, एनर्जी करेंसी बेटा ATP है, मतलब एनर्जी करेंसी है हमारी ATP, लेकिन बन क्या रहा है NADPH, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि कोई चीज़ करेंसी के तौर पे कब मतलब यूज़ कर सकते हो आप, मतलब किसी चीज़ को आप एनर्जी करेंसी के तौर पे एक्ट करना, मतलब किसी चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होगा भाई, वो इजी टू ट्रांसपोर्ट हो, कन्वीनियंट हो। तो आप सपोज़ करो आपके पास जो पैसे हैं वो करेंसी है आपकी, आप उसे जेब में रख के ले जा सकते हो। अब सपोज़ करो वहीं जो है 100 रुपये के नोट की जगह 100 रुपये का बड़ा सा सिक्का बनने लग जाए, तो आप सपोज़ करो आपके पास 1000 रुपये हैं, तो आप 10 बड़े बड़े सिक्के कैसे कैरी करके ले जा सकते हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? 10 बड़े बड़े सिक्कों को कैसे कैरी कर पाएंगे? तो वो कन्वीनियंट नहीं होगा। आप क्या करें, आप उसी के छोटे छोटे सिक्के कर लें, आप इजीली उन्हें कैरी भी कर सकते हैं और उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। तो इजी टू कैरी, इजी टू ट्रांसपोर्ट, इजी टू यूज़, ऐसे मॉलिक्यूल हमारे जो है करेंसी के तौर पे बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी करेंसी है वो ATP है, मतलब छोटे मॉलिक्यूल है, कन्वीनियंट है, उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। लेकिन बने नहीं, वो बने नहीं, बने NADPH, बहुत सारे NADPH बन जाते हैं, हर स्टेप पे बनते हैं, यहाँ पे बनते हैं, यहाँ पे भी NADPH बनते हैं। तो अब आपकी बॉडी चाहती है कि इन NADPH मॉलिक्यूल को, जो कि इक्विवेलेंट होते हैं, एक NADPH 3 ATP के इक्विवेलेंट है, इनको ब्रेक डाउन कर दिया जाए और ब्रेक डाउन करके बेटा इनसे ATP बना दी जाए, ताकि इन ATP को जब यूज़ किया जाए तब इनसे एनर्जी ले ली जाए। तो ये काम क्या किया जाता है, ये काम होता है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे। इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पे क्या होता है, इस इनर मेम्ब्रेन पे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन कैरियर से क्या किया जाता है, हर कैरियर के पास में अपनी एक कैपेबिलिटी है कि जैसे NADPH मॉलिक्यूल है, उसको जब ये ब्रेक डाउन करते हैं तो NADP बनता है। अब इस NADP को बनने में कुछ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, यहाँ से कुछ तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में चलते चले जाते हैं, और यहाँ पे इनके हाइड्रोलाइसिस से कुछ प्रोटॉन निकलते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटॉन्स निकलते हैं, और वो प्रोटॉन आके इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भर जाते हैं। इस मतलब आप ऐसे समझिएगा, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, ये इंटर मेम्ब्रेन, ये तो है गया इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गई आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर लगा हुआ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर लगे हुए हैं,
ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। तो ये करते क्या हैं, जब भी कोई मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होना चाहेगा तो ये ऐसे ब्रेकडाउन होता है बड़ा मॉलिक्यूल, ठीक है, NADP बना देगा ये, या NAD बना देगा, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है, इनसे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, और एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से वो दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास चला जाता है। और साथ साथ में यहाँ पे बेटा कुछ प्रोटॉन भी रिलीज होते हैं जो इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे होते चले जाते हैं, जो इस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में इकट्ठे होते चले जाते हैं। और ये प्रोटॉन क्या करते हैं बेटा, इकट्ठे होते होते यहाँ पे अंदर की तरफ आपको ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाते हुए नजर आएंगे। इसकी वजह से बेटा क्या होता है, एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है। क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होती है, और उस प्रोटॉन मोटिव फोर्स के जनरेट होने की वजह से बेटा क्या होगा, यहाँ पे लगे होते हैं हमारे F0 F1 पार्टिकल, ऐसे ऐसे यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल। तो ये प्रोटॉन जब भी F0 F1 पार्टिकल के थ्रू पास होते हैं तो ये हेड जो वाला पार्ट है जिसमें ATPase एंजाइम था वो रोटेट करता है, और रोटेट करने की वजह से ATP की सिंथेसिस हो जाती है, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके ATP की सिंथेसिस कर देता है। मतलब कहने का ये है कि बेटा ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, यहाँ पे जैसे ये F0 F1 पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ से प्रोटॉन निकला, तो ये जो हेड वाला पार्ट था जिसके अंदर ATPase एंजाइम था, ये रोटेट करा और ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने मिलके बेटा ATP को बना दिया, तो ये ATP बन जाती है यहाँ पे। तो ये काम करता है, मतलब बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स बनाना, ये बेसिकली काम होता है यहाँ पे, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये सारा काम कहाँ पे चल रहा होता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इसलिए मैंने कहा कि ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रेलेवेंस है। अब आपको हालांकि रेस्पिरेशन में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन फाइनली क्या कहाँ चला जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस इलेक्ट्रॉन के साथ में दो प्रोटॉन्स मिलके बेटा और ऑक्सीजन मिलके, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में ऑक्सीजन मिलके वाटर की सिंथेसिस करवा देते हैं, ठीक है जी, ऑक्सीजन मिलके वाटर की सिंथेसिस करवा देते हैं। तो हम कहते हैं ना कि हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन हमें कहाँ यूज़ होती है, तो हमारी जो ऑक्सीजन बेसिक रिक्वायरमेंट है ना बेटा वो यहाँ पे है। मतलब जो आप सांस लेके ऑक्सीजन ले रहे हो ना, वो ऑक्सीजन यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के फिफ्थ कॉम्प्लेक्स पे, फिफ्थ नहीं फोर्थ कॉम्प्लेक्स पे रिक्वायर्ड होती है, जिसमें वो ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इस प्रोटॉन के साथ मिलके वाटर बना देता है। तो ये काम होता है ऑक्सीजन का। तो ये सब कुछ कहाँ पे होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा इनर मेम्ब्रेन पे होता है। इसीलिए इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा डीपली फोल्डेड होती है। तो आप इसमें फंक्शन लिख सकते हो कि इट इज़ द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड इसे हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या करती है, सिंथेसाइज करती है एनर्जी को, ये एनर्जी को सिंथेसाइज कर सकती है और सिंथेसाइज करके वहाँ पे उसे स्टोर भी कर सकती है। उस एनर्जी को सिंथेसाइज करके स्टोर करने का भी इसका काम होता है, इसका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो ये तो रही बात बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। बाकी इसमें मेरे हिसाब से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बची है। बहुत इंपॉर्टेंट काम था इस F0 F1 पार्टिकल का, जिसने आपको, मैंने इसको बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को बताया है। और अगर फिर भी कहीं डाउट होता है तो आप बेटा मुझसे डेफिनेटली पूछ लीजिएगा।